अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोगों ने जैसा कहा था कि ग्रुप्ड डाटा का हमने मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखना था। अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि कोई भी डेटा जो है वो ग्रुप्ड नहीं होता। उस दिन मैंने आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के अंदर फ़र्क बताया था कि अनग्रुप्ड डाटा वो है जो कि किसी टेबल की फॉर्म में, या आप कह लें कि जो टैबुलेटेड नहीं होता, या जो टेबल की फॉर्म में नहीं दिया होता, या जिसको जो है आप कह लें कि अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया होता। मतलब जैसे ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, बस एज इट इज़ उसको उठाकर लिख देते हैं, किसी टेबल की फॉर्म में नीटली प्रेजेंट नहीं करते, वो अनग्रुप्ड डाटा होता है। तो कोई भी जो ग्रुप्ड डाटा है जो कि टेबल की फॉर्म में लिखा होता है वो पहले अनग्रुप्ड ही होता है। हम अनग्रुप्ड डाटा को जो है ग्रुप्ड डाटा में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लें। अब यहाँ पर ये जो ऊपर ये वैल्यूज़ हैं, ये क्लास 5 के स्टूडेंट्स का वेट बताया हुआ है कि क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स का ये वेट है। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि जी क्लास 5 के स्टूडेंट्स का क्या वेट है, यानी क्लास 5 के सारे स्टूडेंट्स का कितना कितना वेट है, तो अब अगर मैं उसको ऐसे बताऊँ एक का इतना है, एक का इतना है, एक का इतना है, तो ये जो है ना, ये बड़ा एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा और हो सकता है कि जो सुनने वाला है वो बोर हो जाए, उसे समझ ही ना आए। लेकिन अगर इसी डाटा को, यानी जो सारे स्टूडेंट्स का वेट है, मैं किसी टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करूँगा या टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दूँगा, तो इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है उसे अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी। तो इस तरह हम अनग्रुप डाटा को ही जो है ग्रुप डाटा में चेंज करते हैं। कैसे? अब यहाँ पर हम इसी को एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ये आपके पास जो है ना, क्लास 5 के स्टूडेंट्स का जो है ना वेट की वैल्यूज़ बताई हुई है किलोग्राम्स में, कि उनका किलोग्राम्स में कितना कितना वज़न है। अब ये अनग्रुप डाटा है। अब पहले तो हम सीखेंगे कि इसको ग्रुप डाटा में कैसे चेंज करते हैं। ये जो अभी हम देखने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि हम एक ग्रुप डाटा, ये टेबल की फॉर्म में डाटा है वो कैसे बनाते हैं, किससे? अनग्रुप डाटा से। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने देखना है कि जब आपने किसी अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा बनाना होता है, तो सबसे पहला काम जो है ना, आपने देखना होता है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आप ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद जो है आप देखेंगे कि सबसे, बल्कि ऐसा करें कि आपने छोटी वैल्यू भी नहीं ढूंढनी। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो वैल्यू डबल डबल है, या तीन तीन मरतबा है, या तीन से ज़्यादा है, उनको इकट्ठा लिखा है। तो आपने भी जब अनग्रुप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब दे रहा है, तो जो वैल्यू जितनी दफ़ा है उसको उसी जगह पर साथ साथ लिख रहा है। जैसे 21 दो दफ़ा था तो मैंने दो दफ़ा ही लिखा। अगर उसके बाद 23 दो दफ़ा था तो वो भी मैंने दो दफ़ा ही लिखा। तो आपने ये नहीं करना कि आप उनको आगे पीछे कर दें। आपने जब असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को लिख रहा है, तो आपने जो है ना, जहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसकी डुप्लीकेट वैल्यू भी इसके साथ ही रख रही है। ठीक, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस सारी ये जो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके मैंने पहला स्टेप क्या लिया कि जिसे मैंने ये एक्स कहा, ये एक्स इसी तरह ये लेट से, क्योंकि मैंने जब इस अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्लासेस की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है। तो ये एक्स मेरी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने पहला काम वही किया कि पहले मैंने इस सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ये देखिए, मैंने इस सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटी से बड़ी वैल्यू की तरह लिख लिया है। अब ये ज़रूरी है, आप इसके बगैर भी ग्रुप डाटा बना सकते हैं अनग्रुप डाटा को, लेकिन ये है कि उसमें गलती के चांसेस होते हैं और उस पर आपका जो है ना टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है कि आपको, जाहिर सी बात है, यहाँ पर वैल्यूज़ अरेंज नहीं होती। आपको देख देख कर बड़े ध्यान से, गौर से वैल्यूज़ को अरेंज करना पड़ता है कि ताकि कोई वैल्यू मिस ना हो, और जो वैल्यू जितनी दफ़ा डाटा में है वो उतनी दफ़ा ही आप भी लिख दें। तो ये पहला स्टेप है कि आपने अपने सारे अनग्रुप डाटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, कि जाहिर सी बात है, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का आपको ये फ़ायदा है
कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। जहाँ से आपने शुरू किया होगा वैल्यूज को लिखना, वो पहली वैल्यू मिनिमम होगी, जहाँ पर ख़त्म किया होगा आखिरी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अब आपके पास आ गई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब आपने करना क्या है, आपने इस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में क्लासेस बनानी है। यानी आपकी जो क्लासेस है वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में ही होनी चाहिए, या आपने ऐसी क्लासेस बनानी है कि जिसमें आपकी मिनिमम वैल्यू भी शामिल हो, मैक्सिमम वैल्यू भी शामिल हो। अब जब आपने क्लासेस बनाना शुरू करना है तो आपने मिनिमम वैल्यू को यूज़ करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्लासेस के अंदर जो इंटरवल है, यानी क्लासेस के दरमियान में जो फासला है वो कितना रखना है। वैसे तो इसके लिए जो है ना गोल्डन रूल ये कहा जाता है कि आप 5 रख लें, कम से कम 5 रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 रखें, ना 10 से ज़्यादा रखें ना 5 से कम रखें। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लासेस के दरमियान में आपने जो फासला रखना है। ज़ाहिर है जब आपने क्लासेस बना रही है तो आपने छोटी वैल्यू से ही क्लासेस बनाना शुरू कर दिया जो कि 21 है। लेकिन जब आपने क्लासेस में फासला देना है तो वो या तो 5 दे या 5 से ज़्यादा दे, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। यानी आप 5 से 10 के दरमियान में कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट करके अपनी क्लासेस के इंटरवल या फासले को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर जो है ना 5 का दिया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो है ना 5 का क्लास इंटरवल जो है सिलेक्ट किया है। आप 10 भी कर सकते हैं इधर। अब ये आपके हाथ में होता है, क्योंकि जब आपने हर ग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने के लिए क्लासेस बना रही है ना, तो आप 5 से 10 के दरमियान में जो वैल्यू भी चुनेंगे, तो आप जितनी बड़ी वैल्यू चुनेंगे उतनी कम क्लासेस आपकी बनेगी और उतना डाटा को हैंडल करना आसान होगा। जितनी छोटी वैल्यू चुनेंगे क्लास इंटरवल के लिए, मतलब जैसे 5 हो गया, या अगर आप इससे छोटी वैल्यू चुनते हैं जो कि कहा जाता है कि ना चुने, क्योंकि अगर आप 5 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा कि आपके पास क्लासेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और फिर उनको जो डाटा है उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यही कहा जाता है कि कम से कम 5 रख लें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रखें, ना 10 से ऊपर जाएं, क्योंकि अगर आप 10 से ऊपर चुन लेंगे तो फिर 10 से ज़्यादा भी हो सकता है कि आपके पास क्लासेस ही 1 या 2 बने। तो 1 या 2 क्लासेस जो है ना वो डाटा हैंडल करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं ना तो वो उतना अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ना 10 से ऊपर रखें क्लास इंटरवल जो क्लासेस का फासला है, और ना 5 से कम रखें। 5 से 10 के दरमियान में अगर आप रखेंगे तो आपका डाटा भी इजीली हैंडल होता है, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से हो जाती है और आपको मसला भी रहता है। अब मैंने यहाँ पर यही किया है कि मैंने 5 का क्लास इंटरवल रखा है, यानी क्लासेस के दरमियान मेरा फासला 5 का है, ठीक है। अब मैंने 21 से शुरू किया तो 21 पे 5 ऐड करें 26, ठीक है। अब ये मेरे होगी पहली क्लास। मैंने 21 यानी मैंने कहा था ना कि जो पहली वैल्यू होगी आपकी ये डाटा में, उसको यूज़ करके आपने जो छोटी वैल्यू है क्लासेस बनाना शुरू कर दी है, और हमेशा आपने मिनिमम वैल्यू को यूज़ करके क्लासेस बना रही है। तो मिनिमम वैल्यू 21 थी, तो 21। अब इसमें मैंने क्लास इंटरवल 5 रखा, इसलिए मैंने 21 पे 5 मिलाए 26। अब जब मैंने सेकंड क्लास बना रही है तो 26 के बाद क्या आता है 27, तो मैं इधर 27 लिखूँगा और दोबारा इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो 32 से मेरी दूसरी क्लास बन गई। तीसरी क्लास बना रही है तो 32 के बाद क्या आता है 33, इसमें फिर 5 ऐड करूँगा तो मेरी तीसरी क्लास बन गई। क्योंकि मैंने क्लास इंटरवल 5 का रखा है तो लिहाजा मैं हर क्लास में इंटरवल चेंज नहीं करूँगा। अब इसी तरह 38 के बाद क्या आता है 39 या 39, तो मैंने 39 लिखा और इसमें 5 ऐड किए 44। अब मैं देखूँगा क्लासेस बनाते हुए कि मेरी जो बड़ी वैल्यू है वो अगर तो क्लासेस के अंदर कवर हो रही है तो मैं रुक जाऊँगा। अगर जैसे यहाँ पर मेरी बड़ी वैल्यू थी 41, अब मैंने ये क्लास बनाई तो ये तो 44 तक जा रहा है, तो इट मीन्स कि मेरी ये वैल्यू इस क्लास में जो है आ जाएगी, तो मैं इसलिए यहाँ पर रुक गया। लेकिन अगर मेरी बड़ी वैल्यू नहीं कवर होती तो फिर जब तक मेरी बड़ी वैल्यू कवर नहीं हो जाएगी क्लास के अंदर
तब तक मैं क्लासेस बढ़ाता जाऊँगा। लेट से अगर इधर 50 होता, यहाँ पर अगर आखिरी वैल्यू मेरी 50 होती, फिर मैंने आगे एक और क्लास बना रही थी या तब तक क्लासेस बना रहा था जब तक 50 नहीं आ जाता। जब 50 आ जाता मैं रुक जा रहा था। तो आपने भी ये ध्यान रखना है कि डाटा की जब तक आखिरी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू वाली क्लास नहीं ना आपके पास आ जाती है, आपने बनाते जा रहे हैं। अब मेरी चूंकि बड़ी वैल्यू 41 थी इस डाटा की, तो मेरे पास वो क्लास आ गई जिसमें 41 आता है, इसलिए मैं रुक गया। तो ये पहला स्टेप है। अब आपके पास इस डाटा की क्लासेस आ गई हैं। अब अगला काम आपने क्या करना है कि आपने इन क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज बनानी है। ये जो क्लासेस हैं इनकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब क्लास बाउंड्री बनाना बड़ा आसान होता है। क्लास बाउंड्री आप कैसे बनाते हैं? ये जो आपकी क्लासेस की पहली वाली वैल्यूज़ है ना, इनमें से आपने 0.5 माइनस कर दे रहा है और बाद वाली वैल्यूज़ में आपने 0.5 प्लस कर दे रहा है। कैसे? 21 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 20.5, 27 में से 0.5 माइनस करेंगे 26.5, 33 में से 0.5 माइनस करेंगे 32.5, 39 में से 0.5 माइनस करेंगे 38.5। तो आपने याद रखना है कि जो क्लासेस की ये वाली साइड है ना, जहाँ से क्लासेस शुरू हो रही है, उस साइड में से आपने 0.5 माइनस करते जाना है, तो आपके पास जो है लोअर क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। और अपर क्लास बाउंड्रीज के लिए आपने क्या करना है कि जो ये वाली वैल्यूज़ है क्लासेस की, इनमें 0.5 ऐड करना है। तो इन वैल्यू में जब सब्सट्रैक्ट करते हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज आती है, इनमें 0.5 ऐड करते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज आती है। तो मैंने इन वैल्यूज में 0.5 ऐड किया है। 26 में 0.5 ऐड किया 26.5, 32 में 0.5 ऐड किया 32.5, 38 में 0.5 ऐड किया 38.5 और 44 में 0.5 ऐड किया 44.5। तो ये मेरे पास बन गई क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज के बाद मैंने निकालना है मिड पॉइंट। ठीक है, अब मिड पॉइंट कैसे निकालना है? मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास बाउंड्रीज को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि आप क्लासेस को यूज़ करें, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज डेसिमल में होती है। तो इसीलिए आपके पास जो है ना यहाँ पर जो है ना आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। तो लिहाजा मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, क्या आपने दोनों क्लासेस की लोअर और अपर लिमिट को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर दे रहा है। अच्छा, ये जो हम क्लास बनाते हैं ना, तो जो पहला नंबर होता है ना क्लास में, वो लोअर लिमिट होता है और जो बाद वाला होता है उसे अपर लिमिट कहते हैं। तो ये जो क्लास है ये इसकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो जब आपने मिड पॉइंट निकालना है ना, तो आपने हर क्लास की लोअर और अपर लिमिट को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। कैसे? 21 में 26 प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो इस क्लास का मिड पॉइंट है। फिर इन दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो इस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, इस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्लास की लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करके मिड पॉइंट निकाल लेना होता है। तो इस तरह आपके पास अब मिड पॉइंट आ गया। अब देखिए आपका यही अनग्रुप डाटा आपने टेबल की फॉर्म में ले आए हैं क्लासेस बनाकर, और ये जो टेबल की फॉर्म में आपका डाटा अब आया है यही ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा कुछ भी नहीं है, वो आपका अनग्रुप डाटा ही होता है। अगर आप अनग्रुप डाटा को इस तरह टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दें तो वो ग्रुप डाटा बन जाता है। अब आपको हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑलरेडी ग्रुप डाटा दिया होगा जो कि ऑलरेडी टेबल की फॉर्म में होगा, तो आपने सिर्फ सॉल्व करना है, वो ज़्यादा आसान है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए करवाया है कि ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अनग्रुप डाटा से आप ग्रुप डाटा कैसे बनाते हैं, क्योंकि हर ग्रुप डाटा जो टेबल की फॉर्म में होता है वो अनग्रुप डाटा से बनता है और इसी तरह बनता है जैसे हम बना रहे हैं। अब अगला काम रह गया कि हमने इस डाटा की फ्रीक्वेंसी बनानी है। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने इन क्लासेस को चुन लेना है। अब हमने ये देखना है कि इन क्लासेस के दरमियान में कितने नंबर्स आते हैं या कितना आप कह लें कि वैल्यूज़ आती है। अब पहली क्लास क्या है, 21 और 26। इसका मतलब आप देखेंगे कि 21 और 26 के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आती हैं और इन दोनों को भी आपने इंक्लूड करना है। आपने याद रखना है कि जब आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो आप क्लासेस की दोनों लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं। ये नहीं आपने करना है आप 21 और 26 के दरमियान वाली वैल्यूज देखें, 21 और 26 को इग्नोर करें, ऐसा नहीं करना, इनको भी आपने शामिल करना है। तो अब पहली क्लास 21 से 26 है, हम देखेंगे कि 21 से 26 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपने सेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा तो आपको गिनना ही नहीं पड़ेगा, आप सिंपली देखेंगे कि 21 से 26 तक कितनी वैल्यूज़ बनती हैं। गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 21 से 26 तक 7 वैल्यूज बनती है, लिहाजा मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई 7। अब इसको आप टैली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टैली काउंटिंग क्या होती है? टैली काउंटिंग होती है ये जो मैंने लिखा है, अगर आप ये एक लाइन लगाएंगे 1 है, 2 लगाएंगे 2 है, 3 लगाएंगे 3 है, 4 लगाएंगे 4 है। अगर आपने 5 लिखना है टैली में तो आप 4 लाइनें लगा के उन्हें ऐसे क्रॉस कर देंगे तो वह 5 बन जाता है। फिर एक और लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 लगाएंगे 7 हो जाएगा, 3 लगाएंगे 8 हो जाएगा, 4 लगाएंगे 9 हो जाएगा। अब 10 लिखना है तो ये 5 था, अगली 4 लाइनें लगा के उनको भी क्रॉस कर दे रहे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह आप टैली में भी लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी में भी लिखते हैं। तो अब 21 से 26 के दरमियान में 7 वैल्यूज थी, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं पहले 5 लिखूंगा टैली में, 1 2 3 4, 4 लाइनें लगाई, क्रॉस किया 5, और फिर कितनी 7 थी, तो 6 और 7, तो 5 6 और 7, तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी आ गई 7। अब मैं देखूंगा 27 से 32 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं। तो 27 से मैं 32 तक देख लेता हूँ, ये मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो अब मेरे पास देख ले कि 27 से 32 के दरमियान कितनी वैल्यूज थी? 16। अब मैंने इसे पहले टैली में लिखा, अब मैंने अगर टैली में 16 लिख लिया तो उसी तरह 5 5 10 5 15 और 15 में 1 16, तो ये मैं एक ले 16, तो यहाँ मैंने 16 लिख दिया। तो ये इस क्लास की फ्रिक्वेंसी आ गई। अब मैंने देखना है कि 33 से 38 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं। तो ये 33 है और ये 38 है, तो मैं इन वैल्यूज़ को गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये मेरे पास बनती है 14 वैल्यूज। टैली में भी लिखा 5 10 और 7 4 अलग से लिख दी, तो 10 और 4 14, तो ये मेरे पास आ गई 14। अब मैं लिखूंगा, देखूंगा 39 से 44, 39 से 44 के दरमियान कितनी वैल्यूज है। तो 39 है ही नहीं, लेकिन 40 तो है ना, तो 40 40 41 42 43 44 नहीं, लेकिन ये 39 और 44 के दरमियान ये तीनों वैल्यूज आती हैं। तो इस क्लास की फ्रिक्वेंसी हो गई 3, टैली में भी और वैसे भी। अब यहाँ पर आप इस फ्रिक्वेंसी का टोटल कर लें, तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा ना उतनी ही आपकी वैल्यूज होंगी। फिर आपने ये चेक करना है कि अगर मेरा डेटा ठीक तरह से हो गया है तो आप यहाँ पे वैल्यूज काउंट कर लें। अगर तो वैल्यूज का नंबर और आपका फ्रीक्वेंसी का आंसर, यानी आप गिन लें कितनी है 1 2 3 4 इस तरह, तो अगर तो आपकी फ्रीक्वेंसी और वैल्यूज का नंबर पूरा, तो इट मीन्स आपका डाटा ठीक है। अब यहाँ पे हम गिन लेते हैं, तो ये आप खुद भी गिन लीजिएगा, तो ये 40 ही बनेगी। ये देख ले 3 6 9 12 15 18 21 24 3 27 3 30 3 33 3 36 3 39 और 1 40। ठीक, आंसर क्या है 40, मतलब मैंने इस डाटा को सही प्रेजेंट किया। तो ये था कि आप एक अनग्रुप डाटा को कैसे ग्रुप डाटा में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं इसी ग्रुप डाटा को यूज़ करके मीन मीडियन मोड निकालना आपको सिखाऊंगा। अब हमारे पास जो है ना यही डाटा है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रुप डाटा की क्लासेस ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस वाला मैंने कॉलम ले लिया, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ले लिया। अब मैंने क्लासेस और फ्रीक्वेंसी वाले, आपका जो ग्रुप डाटा के क्वेश्चन आएंगे ना मीन मीडियन मोड वाले, उसमें उन्होंने आपको एक क्लासेस वाला कॉलम दिया होगा, एक फ्रीक्वेंसी वाला दिया होगा, बाकी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद बनाने हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो ग्रुप डाटा के मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रुप डाटा के मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, यानी सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक हमारे पास ये टर्म होनी चाहिए और ये टर्म होनी चाहिए, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उन्होंने दिया होगा सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी और क्लासेस। अब हमने करना क्या है कि हमने मीन निकालने के लिए सबसे पहले इन क्लासेस का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट आपने अभी ऊपर सीखा है कि दोनों क्लासेस के लिमिट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो सारी क्लासेस का मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट आ गया तो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, तो आप ये एफ और एक्स वाली टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स मिड पॉइंट को कहते हैं। तो एफ एक्स टर्म कैसे निकलेगी, ये आपने मीन के लिए कॉलम बनाना है। एफ एक्स टर्म निकलेगी कि आप हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को इसके मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका मतलब यही है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो ये मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, ये किया, ये आया। आप मल्टीप्लाई करके जो है सारी क्लासेस के एफ एक्स निकाल लें, एफ एक्स को भी ऐड कर लें और एफ को भी ऐड कर लें। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी ये, एफ की वैल्यू आएगी ये। अब फॉर्मूला में एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू पुट करें, एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट करें, जो आपने इनका सम किया होगा, डिवाइड करें तो आपके पास मीन आ जाएगा। तो ये मीन है, मीन निकालना जो है ना ग्रुप डाटा का वो सबसे ज़्यादा इजी है। सिर्फ आपको ये 2 स्टेप करने पड़ते हैं। एक तो आपको अपने डाटा का मिड पॉइंट बनाना पड़ता है क्लासेस का, वो आपको पता है कि क्लासेस की वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा आपको एफ एक्स वाला कॉलम निकालना पड़ता है। वो कैसे निकलता है, आप मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्स वाला कॉलम आ जाएगा। तो ये आपके पास, फिर इनको आप प्लस कर दें तो ये फ्रीक्वेंसी और ये आ जाएगा एफ एक्स। तो प्लस करके आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं उनको आप सिंपली मीन वाले फॉर्मूले में पुट करें तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक, तो ये ग्रुप डाटा का मीन निकालने का तरीका है। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे तो फिर आपको जो है मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। अब आ जाए मीडियन कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा का। अब मीडियन निकालने के लिए भी सिर्फ आपके पास ये 2 चीज़ें होंगी जो ग्रुप डाटा है, आपको क्लासेस दी होंगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब बाकी सारा कुछ आपने खुद करना है। अब मीडियन निकालने के लिए भी मीडियन का पहले फॉर्मूला देखें। मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स टिल्ड से, तो ये टिल्ड है तो एक्स टिल्ड इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन माइनस 2 माइनस सी। तो ये जो है ये मीडियन का फॉर्मूला है, एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। ठीक है, एल इधर क्या होता है, एल स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, एच होता है आपकी हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, वो अभी हम देखते हैं हाइट कैसे निकालते हैं। एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एन होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कि आपके डाटा में कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 कांस्टेंट है, और सी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है वो भी अभी हम यहाँ से देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं और ये बाकी सारी चीज़ें आपने कैसे लेनी है। तो अब आपके पास जो है ना, क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है एल स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, तो आपके पास ये जो डाटा दिया होगा आपने अब इन क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज बनाना भी आपने सीखा है, कैसे बनाएंगे कि सारी क्लासेस की जो पहली वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से 0.5 माइनस कर दें और बाद वाली वैल्यूज़ में 0.5 प्लस कर दें, तो आपके पास इन सारी क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखें 0.5 इसमें से माइनस किया 20.5, इधर प्लस कर दिया तो 26.5। ठीक है, तो इस वाली साइड वाली वैल्यूज़ में से सब में 0.5 ऐड करना है, प्लस करना है, तो आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। इन वैल्यू में से माइनस करना है तो लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी, 0.5 ही करना है। तो क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब आपने बनाना है एच। आप कैसे फाइंड करेंगे, एच आप फाइंड करेंगे कि दोनों क्लासेस की जो लिमिट्स हैं उनमें कितना फासला है। मतलब आप ये देख लें कि 21 एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, तो एच निकालने के लिए आप इन दोनों क्लासेस की हाइट कैसे डिटरमिन करेंगे कि आप इस क्लास और इस क्लास की वैल्यूज़ के दरमियान में फ़ासला नाप लें। तो इधर कितना फ़ासला बनता है, ये 21 है, ये 27 है, तो 27 और 21 में 21 से 27 तक जाने के लिए आपको 6 कदम चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इन क्लासेस के दरमियान जो हाइट है वो 6 है। तो आप जो क्लास इंटरवल की हाइट है वो ऐसे ही निकालते हैं कि आप पहली क्लास की लोअर लिमिट और अगली क्लास की लोअर लिमिट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। कैसे, आप मतलब देख लें कि अगली क्लास की लोअर लिमिट बनाने के लिए आपको कितने ऐड करने पड़े। तो 21 में 6 ऐड करें तो 27 होता है, तो इट मीन्स हाइट आ गई 6। तो हाइट आपके पास यहाँ से आ जाती है। लोअर क्लास बाउंड्रीज के लिए आपने क्लास बाउंड्रीज बना ली। एन आपको ऑलरेडी पता होगा कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर एन नहीं भी ना पता तो आपने ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम कर लेना है। जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वही एन होगा। एन आपके पास यहाँ से आ जाएगा फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। और अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बची है तो उसका कॉलम कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। अब जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है ना, तो जो पहली क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ 7 है तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 7 होगी।
अगली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकलेगी कि आप इन दोनों को ऐड कर दें तो अगली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। उससे अगली की कैसे निकलेगी कि जो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली थी उसमें अगली वाली की ऐड कर दें तो उससे अगली की निकल आएगी। फिर जो यहाँ आई है उसमें अगली वाली की फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें तो उससे अगली की निकल आएगी। और उसके बाद अल्टीमेटली जब आप फिर इस वाली में उससे अगली वाली की करेंगे तो आपके पास आखिरी क्लास की भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इसी तरह से निकालते हैं कि पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप करते क्या है कि पहली क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें तो उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगली वाली की ऐड कर दे उसकी आ जाएगी, उसमें अगली वाली की ऐड कर दे तो उसकी आ जाएगी, फिर उसमें लास्ट वाली की ऐड कर दे तो लास्ट वाली की आ जाएगी। तो इस तरह आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। अब आपके पास हर क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एन भी आपने टोटल करके फाइंड कर लिया, क्लास बाउंड्रीज भी आपने बना ली, एच भी आपने निकाल लिया कि इन दोनों के लोअर लिमिट में कितना फासला है, और एफ आपको पता है वो अभी देखते हैं क्या है। अब जब आपने मीडियन फाइंड करना है ना तो आपने पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप n डिवाइड बाई 2 को यूज़ करके मीडियन क्लास निकालते हैं। तो n क्या था 42, तो यहाँ आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आया 21। तो 21 जहाँ पर आ रहा है ना जिस क्लास में वो आपकी मीडियन क्लास होगी। तो इधर 21 पहली वाली क्लास में आ रहा है तो इसका मतलब कि ये मेरी मीडियन क्लास है। तो मीडियन निकालने से पहले आपने मीडियन क्लास फाइंड करनी है इस फॉर्मूला से। कैसे, n फ्रीक्वेंसी का सम होगा और 2 वैसे कांस्टेंट है तो आप n को जो भी फ्रीक्वेंसी का सम है उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने ढूंढना है कि वो वैल्यू किस क्लास में आ रही है। जिस क्लास में वो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर 21 था तो वो इस क्लास में आ रही है, तो लिहाजा ये क्या हुई, ये मेरी मीडियन क्लास हुई। अब मैंने करना क्या, मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। अब पहले क्या है, मीडियन क्लास की, ये जो मेरी पहली क्लास है मीडियन क्लास का L यानी मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री, तो वो कितनी है 20.5। ठीक है, प्लस एच मैंने कैलकुलेट कर लिया था वो 6 है, एच की जगह आ गया 6। अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, वो यहाँ एच के नीचे एफ की जगह आ गई 6/7। एन कितना है 42, 2 वैसे ही आ गया, और माइनस मैंने इधर 0 क्यों लिखा है, क्योंकि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना वो आप मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की लेते हैं। अब क्योंकि मेरी मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की कोई है ही नहीं है तो इसीलिए, मतलब मेरी मीडियन क्लास से पीछे कोई क्लास ही नहीं, तो इसीलिए मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 ली है। ये आपने भूल के भी गलती नहीं करनी। जब आप मीडियन फाइंड करते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की लेते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पीछे वाली की लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी मीडियन क्लास ये होती, लेट्स से अगर मेरी मीडियन क्लास ये होती तो मैं एफ ये लेता, लेकिन मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पीछे वाली क्लास की लेता। तो अब चूँकि मेरी इससे पीछे कोई क्लास ही नहीं इसलिए मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 ले ली। अगर आपकी इससे पीछे कोई क्लास होती तो फिर आप उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको आपने जब सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व कर लें, तो सॉल्व आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप निकालते हैं ग्रुप डाटा का मीडियन। अब आ जाओ ग्रुप डाटा के मोड की तरफ। अब उसका भी जब मोड निकालना है आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, क्लासेस होंगी और फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ भी नहीं दिया होगा। तो अब उसका फॉर्मूला पहले देख ले। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, मोड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स हैट से, तो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस Fm माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2Fm माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। इसमें L क्या है, L लोअर क्लास बाउंड्री है, H वही क्लास हाइट है, Fm कहते हैं मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 कहते हैं मॉडल क्लास से पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 कहते हैं मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल क्लास आपने कैसे निकालनी है। ठीक, अच्छा, अब मोड निकालने के लिए भी आपके फॉर्मूला में क्योंकि आ रहा है L, तो इसका मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, तो इसका मतलब आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी।
तो मैंने इसी डाटा को फिर यूज़ करके इधर ये क्लास बाउंड्रीज बना ली है। ये वाला कॉलम कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको फार्मूले की टर्म्स लिख कर दिखानी थी। तो ये आपने नहीं कुछ भी करना, आपने सिंपली फ्रीक्वेंसी के बाद ये कॉलम बनाना है, क्योंकि आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए, लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, इसीलिए आपको क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह मैंने इसी डेटा को, जैसे आप लोग क्लास बाउंड्री बनाना अब तक सीख गए होंगे, इस डेटा को यूज़ करके मैंने ये क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम बना लिया। कैसे बनाया मैंने, ये इनमें से 0.5 माइनस किया, इन वैल्यूज़ में से, इन वैल्यूज़ में मैंने 0.5 प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब फॉर्मूले के मुताबिक आपको फाइंड करनी है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आप कैसे फाइंड करते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने देखनी है। तो इधर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 16 है, तो ये किस क्लास की है, ये सेकंड क्लास की है। तो इसका मतलब कि जो सेकंड क्लास है ये आपकी मॉडल क्लास है। तो जब आपको मॉडल क्लास मिल गई, अब आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले है जी लोअर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पर आपकी मॉडल क्लास कौन सी है, ये सेकंड वाली, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 26.5। तो यहाँ पर आपने L की जगह लिख दिया 26.5 प्लस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी FM, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास क्या है, ये 2 सेकंड वाली है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16। यहाँ पर आपने लिख दिया FM की जगह 16 माइनस F1 क्या है कि मॉडल क्लास से पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये मॉडल क्लास है, तो इसका मतलब ये मॉडल क्लास है, तो F1 होगी इससे पीछे वाली क्लास, यानी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 थी, तो इससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी हुई F1। तो लिहाजा F1 क्या है, 7, जो मैंने इधर पुट कर दिया है। फिर नीचे क्या है, अच्छा जो 2FM वाली टर्म है ना, ये आपने इसके साथ नहीं जोड़नी, ये 2FM वाली टर्म अलग से है, इसलिए मैंने 2 लिखा। मॉडल फ्रीक्वेंसी मुझे पता है मॉडल क्लास की कितनी है, 16, FM की जगह 16 आया। F1 भी मुझे पता है 7 है, और F2 भी मुझे पता है 14 है। और एज कैसे निकालना है आपको पता ही है कि पहली दोनों क्लासेस की जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं, इनमें आपने देख लेना कितना डिस्टेंस है। तो ये भी 6 आ रहा है, तो लिहाजा एज मेरा 6 आ गया। अब मैंने फार्मूला में वैल्यूज पुट की, तो अब आपने पहले इस टर्म को सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं कैलकुलेटर यूज़ करना। पहले इसको सॉल्व करें, जो आंसर आएगा उसे 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें ये वैल्यू ऐड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगी मॉडल क्लास। और आप लोग देखेंगे कि जो मॉडल क्लास है उसी के अंदर आपकी ये वाली वैल्यू भी फॉल करेगी। देखें मॉडल क्लास के अंदर ही आपकी ये वाली वैल्यू फॉल करती है, 31 इधर ही आता है। और मीडियन भी अगर आप देखें तो ये भी आपकी वैल्यू जो है ना, ये मीडियन, ये आपकी दोनों क्लासेस के दरमियान में फॉल करेगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने जो है ना ये ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड निकालना है। ठीक, अब ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन है, इसकी मैं ग्रुप में तस्वीर भी भेज दूंगा और मज़ीद भी क्वेश्चंस भेज दूंगा। ये भी अनग्रुप डाटा है, आपने जैसे हमने सीखा है आपने उसी तरह इसको पहले ग्रुप डाटा बनाना है और फिर उसी ग्रुप डाटा को यूज़ करके आपने मीन मीडियन मोड निकालने हैं। और जो एग्जांपल्स मैं आपको भेजूंगा और सॉल्व करें, ये आपका मैंने कल चेक करना है। अगर मैं कल ना फिर आ सका रास्ते बंद होने की वजह से, तो ये आपने मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसी तरह पहले ग्रुप डाटा में और फिर इसी का मीन मीडियन मोड निकाल के आपने मुझे ये कर दिखाना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आपको प्रैक्टिस करने से आने हैं, तो आप इसके जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कीजिए, क्योंकि ये वैसे नहीं आएंगे। तो ये मैंने आपका चेक करना है और बाकी मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको भेज दूंगा, वो भी आपने करने हैं। ठीक, और इस वीडियो को लाजमी देख लीजिए सारे बच्चे, और फिर उसके बाद ये जो है ये सवाल आपने करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।